नहीं देखो, अब वो खारिज करना या न करना वो सबको मालूम है और सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी से दूरी बढ़ने के बाद में लगातार कई बार प्रयास उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आने का किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं लिया। और उसके बाद वो चाहते थे कि फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट भी नहीं दी, वो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़े। तो ये बयान कोई मेरा बयान नहीं है, तो राजनीतिक गलियारों की चर्चा है। अभी चूंकि सपा इस विलय को कैसे देख रहे हैं? नहीं देखो, चाचा भतीजा का विलय जो है 2022 में ही हो गया था। चाचा भतीजा 2022 के चुनाव में एक थे और लड़े, क्या कर लिए। तो कुल मिलाकर देखो, अब वो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो लोगों के, उत्तर प्रदेश की जनता के ध्यान में है कि जिनके समय पर अराजकता रहती थी, जिनके समय पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता हावी थी, गुंडे माफियाओं को इनका संरक्षण था और दंगे होते थे। तो एक ऐसा उत्तर प्रदेश था जो विकास की पटरी से बुरी तरीके से उतर चुका था। शिक्षा इन्होंने पूरा नकल माफियाओं के हवाले कर दी थी। तो कुल मिलाकर हर क्षेत्र में तबाही थी और केवल विकास के नाम पर सिर्फ अपनों का ही विकास हो रहा था। और उसी क्रम में चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों या समाजवादी पार्टी के कोई बड़े कार्यकर्ता, जिनका विकास हुआ है सब देखते हैं, सब जानते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव कह रही है चुनाव आयोग भी जाएंगे, सबको पता है क्या हुआ है वहाँ। हाँ, तो 2012 में क्या हुआ था सबको पता है। अगर उस पर चर्चा करते हैं ये कि तो जाना चाहिए उनको चुनाव आयोग में। कौन रोका है किसी ने उनको चुनाव आयोग में जाने के लिए। लेकिन 2012 में क्या हुआ, तो क्या उसके लिए जाएंगे ये चुनाव आयोग में। 2012 में जब अपनी पत्नी को निर्विरोध कन्नौज से निर्वाचित कराया तो कैसे कराया, लोगों को पर्चे नहीं भरने दिए। उसमें वोटर्स पार्टी के एक प्रभात पांडे जो अपना पर्चा भरने जा रहे थे, उनको मालूम था कि गुंडे बैठे हुए हमको उठा लेंगे, अंदर जाने नहीं देंगे। तो उन्होंने वो अपना पर्चा आयोग को भेज दिया, भरा हुआ पर्चा। उसके बाद जब वो अंदर गए तो गुंडे उनको उठा ले गए, पर्चा फाड़ दिया और तब तक उनको बंद रखा। वो प्लस उनके सहयोगी एक सादेश यादव और एक राम सिंह लोधी, ये उनके सहयोगियों को तब तक बंधक बनाकर समाजवादी पार्टी के ही नेता के घर पर रखा कि जब तक पर्चा भरने की तारीख निकल नहीं गई। उसके बाद उनको छोड़ा गया। वो लोग इसको एफआईआर कराने के लिए इसको गए तो उनकी सुनी नहीं गई, चूंकि सरकार उनकी थी। वो लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे सीबीसीआईडी इंक्वायरी हुई है। तो सीबीसीआईडी इंक्वायरी भी चूंकि सत्ता उन्हीं की थी, तो जो अपने माफिक सीबीसीआईडी इंक्वायरी करवा लिया जो भी है कि रेहड़ी पटरी वालों का लगा के, रेहड़ी पटरी वालों ने बताया इस तरीके के कोई यहाँ के ऊपर घटना ही नहीं हुई। कोई रेहड़ी पटरी वालों के सामने किसी का अपहरण होगा। तो कुल मिलाकर वो मामला पेंडिंग में है मुझे लगता है, और इसके ऊपर भी समाजवादी पार्टी को आयोग में जाना चाहिए। अखिलेश यादव का उस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो उन्होंने कहा है कि मैं पान खा के संसद में बोलता नहीं हूँ कन्नौज के विकास के लिए। तो अखिलेश जी को मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि मुझे अभी संसद में अभी लगभग 3 3.5 साल हुए हैं और अखिलेश जी लगभग 12 साल स्वयं, 7 साल इनकी पत्नी कन्नौज से सांसद रही हैं। और 19 साल में इन्होंने किस मुद्दे को, कन्नौज के विकास के किस मुद्दे की चर्चा संसद में की? क्या कभी कोई क्वेश्चन इन्होंने संसद में बोला कन्नौज के विकास के लिए? क्या इन्होंने कभी कोई 0 आवर में कोई बात रखी? 377 पर कोई इन्होंने बात रखी? कोई बात नहीं रखी। मैंने तो कितने सारे कन्नौज के मुद्दों को वहां के ऊपर रखा। मैंने कन्नौज में रेलवेज के लिए मांग, मैंने कन्नौज में संसद के भीतर की, जिसका रिकॉर्ड है। मैंने कन्नौज में किसानों के लिए, आलू के किसानों के लिए वहां के ऊपर इंडस्ट्री लगे, आलू का उपभोग वहीं के ऊपर हो, इसको लेकर मैंने बात रखी। इसी के साथ साथ मैंने वहां के ऊपर कन्नौज में जो भी हमारे क्या नाम ड्रिप सिंचाई की जाए ताकि पानी की बर्बादी ना हो, इसको लेकर मैंने वहां संसद के भीतर बात रखी। कन्नौज में फूलों की खेती होती है, इत्र का उद्योग कन्नौज में है, तो कन्नौज में एक एरोमा यूनिवर्सिटी बने ताकि दुनिया भर की तमाम सुगंधित फसलों का कन्नौज में रिसर्च हो और उस रिसर्च के कारण से कन्नौज के किसानों को उसका लाभ हो। मैंने ये बात संसद में रखी है। मैं तो कई बार संसद में कन्नौज के विकास के कई मुद्दे उठाए हैं। अब अखिलेश जी बताएं, इन्होंने कोई मुद्दा उठाया हो तो बताएं, इनकी पत्नी ने कोई मुद्दा उठाया हो तो वो बताएं।